जून 1984, पंजाब की तपती हुई गर्मियां। अमृतसर का आसमान, जो हमेशा शांति और सुकून का प्रतीक हुआ करता था, आज धुएं और बारूद की गंध से भरा था। वो जगह जहां सदियों से सिर्फ गुरुबाणी के पवित्र स्वर गूंजते थे, आज वहां मशीनगनों की तड़तड़ाहट और टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। स्वर्ण मंदिर, सिखों का सबसे पवित्र आस्था का केंद्र, एक ऐसी जगह जहां बिना सिर ढके प्रवेश करना भी वर्जित है। वहां भारतीय सेना के भारी टैंक अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ उतर चुके थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैसे शांति का एक वैश्विक प्रतीक देश के सबसे खूनी संघर्ष का मैदान बन गया? एक प्रधानमंत्री को अपनी ही सेना को अपने ही देश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल पर हमला करने का आदेश क्यों देना पड़ा? और अंदर मौजूद उन हजारों बेगुनाह श्रद्धालुओं का क्या हुआ जो सिर्फ उस दिन मत्था टेकने आए थे? यह सिर्फ एक सैन्य अभियान की कहानी नहीं है, यह राजनीतिक गलतियों, धार्मिक कट्टरपंथ और उस आम इंसान की कहानी है जो हमेशा सत्ता के खेल में मोहरा बनता है। कहानी 1984 से शुरू नहीं होती। इस आग के बीज बहुत पहले बोए जा चुके थे। 1970 का दशक, पंजाब में हरित क्रांति का दौर चल रहा था। खेतों में सोना उगल रही फसलें पंजाब को देश का सबसे अमीर राज्य बना रही थीं। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा पनप रहा था। मशीनीकरण की वजह से खेत मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, युवाओं के हाथों में काम नहीं था। और इतिहास गवाह है कि जहां बेरोजगारी होती है, वहां असंतोष सबसे पहले जन्म लेता है। उसी समय पंजाब की राजनीति में एक शह और मात का खेल चल रहा था। अकाली दल, जो पंजाब में सिखों की नुमाइंदगी करने वाली एक मजबूत राजनीतिक ताकत था, उसने 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में क्या था? यह प्रस्ताव मूल रूप से पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता यानी ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहा था, जैसे नदियों के पानी के बंटवारे का मुद्दा, चंडीगढ़ को पूरी तरह पंजाब को सौंपना और सिख धर्म के लिए एक अलग पहचान की बात। शुरुआत में यह सिर्फ एक राजनीतिक और आर्थिक मांग थी, लेकिन दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को लगा कि यह अलगाववाद की शुरुआत है। उन्हें लगा कि यह भारत के टुकड़े करने की साजिश है, और यहीं से राजनीति ने एक ऐसा खतरनाक मोड़ लिया जिसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ी। अकाली दल की बढ़ती राजनीतिक ताकत को रोकने के लिए सत्ता के गलियारों में कुछ रणनीतिकारों ने एक ऐसी चाल चली जो बाद में उन्हीं पर भारी पड़ने वाली थी। उन्होंने अकालियों को कमजोर करने के लिए एक युवा तेज तर्रार धार्मिक उपदेशक को परोक्ष रूप से समर्थन देना शुरू किया। उसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। सफेद चोला, नीली पगड़ी, हाथ में स्टील का तीर और शब्दों में आग। भिंडरावाले की आवाज में वो कशिश थी जो पंजाब के बेरोजगार और दिशाहीन युवाओं को अपनी तरफ खींच रही थी। वो सीधे तौर पर नशाखोरी और पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ बोलता था। उसने सिखों को अपने शुद्ध धार्मिक स्वरूप में लौटने को कहा। सुनने में यह एक साधारण धार्मिक सुधार आंदोलन लगता है ना? लेकिन ऐसा था नहीं। बहुत जल्द धर्म की चादर के नीचे हथियारों की तस्करी शुरू हो गई। भिंडरावाले के प्रवचन अब सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं थे। उनमें अब सरकार के खिलाफ बगावत, सिखों के साथ हो रहे अन्याय और न्याय छीन कर लेने की बातें होने लगी थी। जो भस्मासुर राजनीति ने पैदा किया था, वो अब खुद राजनीति को निगलने के लिए तैयार था। 1980 के दशक की शुरुआत तक पंजाब की फिजा पूरी तरह बदल चुकी थी। हवा में अब मिट्टी की खुशबू कम और खौफ ज्यादा था। अप्रैल 1980, निरंकारी संप्रदाय के प्रमुख गुरुबचन सिंह की हत्या। सितंबर 1981, हिंद समाचार ग्रुप के संस्थापक और भिंडरावाले के मुखर आलोचक लाला जगत नारायण की दिन दहाड़े हत्या। पंजाब जलने लगा था। टारगेट किलिंग्स, बस हाईजैक और पुलिस वालों पर हमले आम बात हो गए थे। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी। हर हत्या के तार कहीं न कहीं भिंडरावाले के करीबियों से जुड़ रहे थे, लेकिन पुलिस उस पर हाथ डालने से डरती थी। क्यों? क्योंकि वह अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक कल्ट बन चुका था। आखिरकार जब पुलिस ने दबाव में आकर भिंडरावाले को गिरफ्तार किया तो पंजाब भर में भयंकर दंगे भड़क उठे। मजबूरन कुछ ही हफ्तों में सरकार को सबूतों की कमी का हवाला देकर उसे रिहा करना पड़ा। यह एक ऐसा पल था जिसने पूरे पंजाब को एक संदेश दे दिया, भिंडरावाले अब कानून और सरकार दोनों से ऊपर हो चुका है। और फिर 1982 में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने भारत सरकार की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। गिरफ्तारी से बचने और अपने आंदोलन को एक अभेद्य किला देने के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाले ने अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर परिसर में डेरा डाल लिया। जरा सोचिए, एक देश का सबसे पवित्र मंदिर, जहां हर दिन हजारों लोग शांति की तलाश में आते हैं, वो धीरे धीरे एक सैन्य छावनी में तब्दील हो रहा था। मंदिर परिसर के अंदर रेत की बोरियां लगाई जाने लगी।
अकाल तख्त और आसपास की छतों पर लाइट मशीन गन तैनात कर दी गई। अंदर भारी मात्रा में हथियार पहुंच रहे थे, विदेशी ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर जमा हो रहे थे, लेकिन बाहर खड़ी पुलिस और खुफिया एजेंसियां मूक दर्शक बनी हुई थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह स्वर्ण मंदिर के अंदर कदम रखे। दिल्ली में बैठी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए यह स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। पंजाब हाथ से फिसल रहा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक कमजोर राष्ट्र की बन रही थी। देश के एक हिस्से के टूटने का डर मंडराने लगा था। कई दौर की गुप्त बातचीत हुई, समझौते की कोशिशें हुई, सरकार के दूतों ने भिंडरावाले से मुलाकातें की, लेकिन सब नाकाम। मई 1984 के अंत तक ये साफ हो चुका था कि अब बातों से कोई हल नहीं निकलेगा। इंदिरा गांधी के सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे। पहला, मंदिर की पवित्रता को देखते हुए उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना, जिसका सीधा मतलब था पंजाब को एक अलग देश खालिस्तान बनने की तरफ धकेलना। और दूसरा रास्ता, भारतीय सेना को सीधे स्वर्ण मंदिर के अंदर भेजना। एक ऐसा कठोर फैसला जो सिख समुदाय के दिलों पर हमेशा के लिए एक गहरा घाव छोड़ने वाला था। वक्त खत्म हो रहा था और फिर एक रात दिल्ली के सेना मुख्यालय में फोन की घंटी बजी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का ब्लूप्रिंट तैयार था, लेकिन भारतीय सेना के उन जवानों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पवित्र मंदिर में वो बचपन से सर झुकाते आए हैं, जब वो वहां हथियार लेकर घुसेंगे तो अंदर मौत उनका किस खौफनाक तरीके से इंतजार कर रही है। क्या होने वाला था उस रात स्वर्ण मंदिर के अंदर? दिल्ली के साउथ ब्लॉक में लिए गए एक फैसले ने पंजाब की किस्मत पर मुहर लगा दी थी। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस पूरे अभियान की कमान सौंपी गई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ को, एक ऐसे सैन्य अधिकारी जो खुद एक सिख थे। इतिहास एक अजीब सा चक्र रच रहा था, जहां एक सिख जनरल को आदेश दिया जा रहा था कि वह अपनी सेना लेकर सिखों के सबसे पवित्र तख्त पर कार्रवाई करे। लेकिन इस ऑपरेशन की टाइमिंग यानी इसका समय एक ऐसी भयंकर गलती साबित होने वाला था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। दिन था 3 जून 1984। ये कोई आम दिन नहीं था। ये सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरपुर्ब था। पूरे पंजाब और देश के अलग अलग कोनों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर पहुंचे हुए थे। इनमें बूढ़े थे, महिलाएं थीं और छोटे छोटे बच्चे भी थे। वो सब वहां सिर्फ अपने गुरु को नमन करने आए थे। उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि राजनीति और कट्टर पंथ के बीच बिछी बिसात पर वो एक अनचाहा मोहरा बन चुके हैं। सरकार ने इसी दिन को क्यों चुना? खुफिया एजेंसियों को डर था कि भिंडरावाले जल्द ही स्वर्ण मंदिर से एक स्वतंत्र देश खालिस्तान की घोषणा कर सकता है। अगर ऐसा होता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक कूटनीतिक भूचाल आ जाता। सरकार जल्द से जल्द इस बगावत को कुचलना चाहती थी, लेकिन इस जल्दबाजी की कीमत उन हजारों बेगुनाह श्रद्धालुओं को चुकानी पड़ी जो मंदिर परिसर के अंदर फंस गए थे। अचानक 3 जून की शाम को पंजाब भारत के नक्शे से कट गया। टेलीफोन लाइनें काट दी गईं, रेल और बस सेवाएं अनिश्चित काल के लिए रोक दी गईं। पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। विदेशी पत्रकारों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। पंजाब के गांवों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन दिलों में धड़कनें तेज थीं। आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट बता रही थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा जो किसी महाविनाश से ठीक पहले आता है। 4 जून की सुबह अचानक तोपों की भारी आवाज से अमृतसर का आसमान दहल उठा। सेना ने अपनी पहली कार्रवाई शुरू की। बाहर से गोलाबारी की गई ताकि मंदिर की ऐतिहासिक इमारतों पर बनी चरमपंथियों की चौकियों को नष्ट किया जा सके। सेना का अनुमान था कि भारी गोलाबारी और तोपों की आवाज सुनकर अंदर बैठे चरमपंथी डर जाएंगे और सरेंडर कर देंगे। उन्हें लगा कि शायद यह 1 या 2 दिन का एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन होगा, लेकिन यह भारतीय खुफिया एजेंसियों की एक और बहुत बड़ी नाकामी थी। उन्हें अंदर मौजूद हथियारों की ताकत और मेजर जनरल शाबेग सिंह की रणनीति का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। जब सेना ने लाउडस्पीकर पर चेतावनी देनी शुरू की तो अंदर से कोई सरेंडर नहीं हुआ, बल्कि जवाब में जो गोलियों की बौछार आई उसने सेना के जनरलों को हैरान कर दिया। अंदर से आ रही फायरिंग किसी आम उग्रवादी गिरोह की तरह नहीं थी। ये पूरी तरह से एक अनुशासित सैन्य तरीके से की जा रही क्रॉस फायरिंग थी। हर गोली एक अचूक निशाने के साथ आ रही थी। वक्त बीत रहा था। 5 जून की शाम हो चुकी थी। अंधेरा घिरने लगा था। सेना को अब हर हाल में अंदर घुसना ही था। रात के करीब 10:30 बजे पैरा कमांडोज और 10वीं गार्ड्स की टुकड़ियों को मंदिर परिसर में घुसने का आदेश मिला। जवानों के चेहरों पर तनाव था। यह किसी दुश्मन देश की सीमा नहीं थी, यह उनके ही देश का मंदिर था। पवित्रता का सम्मान करते हुए सैनिकों ने अपने बूट उतार दिए। वो नंगे पैर, भारी हथियार लिए अंधेरे में परिक्रमा मार्ग की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही पहली टुकड़ी ने दर्शनीय ड्योढ़ी को पार किया, अचानक संगमरमर का वो शांत फर्श एक खौफनाक किल जोन में तब्दील हो गया। अंधेरे को चीरते हुए हर तरफ से लाइट मशीनगनों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। गोलियां छत से नहीं आ रही थी,
वो जमीन से कुछ ही इंच ऊपर से आ रही थी। यह शाबेग सिंह की बिछाई हुई मौत की बिसात थी। उसने मशीन गनों को संगमरमर के फर्श के बिल्कुल करीब सेट किया था। जब गोलियां संगमरमर से टकराती तो वो उछलकर यानी रिकोशेट होकर सीधे जवानों के पैरों और घुटनों को छलनी कर रही थी। सैनिक एक एक करके गिरने लगे। अंधेरे में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गोलियां किस झरोखे से, किस दिशा से आ रही हैं। जो कमांडोज देश के सबसे बेहतरीन लड़ाके माने जाते थे, वो आज अकाल तख्त से आ रही भारी फायरिंग के सामने बेबस हो रहे थे। गोलियों की आवाज, घायल सैनिकों की चीखें और संगमरमर से टकराते बारूद की गंध ने उस पवित्र जगह को एक युद्ध के मैदान में बदल दिया था। रात के 2 बज चुके थे। कमांडोज 3 बार अकाल तख्त की तरफ बढ़ने की कोशिश कर चुके थे और तीनों बार उन्हें भारी नुकसान के साथ पीछे हटना पड़ा था। सेना के कैजुअल्टी फिगर्स यानी हताहतों की संख्या तेजी से बढ़ रहे थे। जनरल बराड़ के पसीने छूट रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि सिर्फ इन्फेंट्री के दम पर अकाल तख्त को भेदना नामुमकिन है। अंदर बैठे लड़ाकों के पास एंटी टैंक रॉकेट्स और आर्मर पियर्सिंग बख्तरबंद गाड़ियों को भेदने वाली गोलियां भी थी। जब सेना ने अपनी बख्तरबंद गाड़ियां अंदर भेजने की कोशिश की तो एक ही रॉकेट हमले में उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। अब समय खत्म हो रहा था। सुबह होने वाली थी। अगर सुबह हो जाती तो अंदर फंसे जवानों को निशाना बनाना और भी आसान हो जाता। तभी वायरलेस सेट पर एक ऐसा आदेश गूंजा जिसने ऑपरेशन का इतिहास बदल दिया। जनरल बराड़ ने दिल्ली संपर्क किया और टैंक्स के इस्तेमाल की इजाजत मांगी। एक पल के लिए सोचिए, जिस जगह पर लोग सिर झुकाकर चलते हैं वहां अब भारी भरकम विजेंता टैंकों के लोहे के ट्रैक्स संगमरमर को तोड़ते हुए अंदर घुसने वाले थे। यह कोई आम फैसला नहीं था। यह एक ऐसा फैसला था जो आने वाली कई पीढ़ियों के दिलों में एक गहरी दरार डालने वाला था। 6 जून की भोर, जब सूरज की पहली किरण निकलने वाली थी, तब 3 विजेंता टैंक परिक्रमा मार्ग पर उतरे। उनकी गड़गड़ाहट से पूरा परिसर कांप उठा। टैंकों की बैरल घूमी और अकाल तख्त की इमारत की तरफ तन गई। अकाल तख्त सिखों की सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक सत्ता का केंद्र, जिस इमारत को 17वीं सदी में श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बनवाया था। अगले ही पल टैंक से 105 मिलीमीटर के भारी गोले दागे गए। बूम, और अकाल तख्त का एक हिस्सा ढह गया। एक के बाद एक कई गोले दागे गए। सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारत आग की लपटों और धुएं के गुबार में छिप गई। अंदर से आ रही फायरिंग की आवाजें अचानक कम होने लगी। मशीन गनें शांत हो गईं। अकाल तख्त का आधा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका था। 6 जून की सुबह जब सूरज पूरी तरह निकला तो मंजर दिल दहला देने वाला था। पवित्र सरोवर का पानी, जो हमेशा एक नीले आईने की तरह चमकता था, आज उसका रंग लाल हो चुका था। हर तरफ खून के धब्बे थे। संगमरमर के सफेद पत्थरों पर गोलियों के हजारों निशान छप चुके थे। जलती हुई इमारतों से उठ रहा धुआं आसमान को काला कर रहा था। अकाल तख्त के मलबे के बीच से जब सेना ने तलाशी अभियान शुरू किया तो उन्हें 2 अहम शव मिले। एक शव था सफेद चोले में, जिसके हाथ में अभी भी एक हथियार था। वो था जरनैल सिंह भिंडरावाले। और दूसरा शव था उसी के बगल में, मेजर जनरल शाबेग सिंह का। दोनों मारे जा चुके थे। ऑपरेशन सैन्य नजरिए से पूरा हो चुका था। लेकिन क्या सच में जंग खत्म हो गई थी? नहीं, असली त्रासदी तो अभी सामने आना बाकी थी। उस भारी गोलीबारी और बमबारी के बीच उन हजारों आम श्रद्धालुओं का क्या हुआ? ये इस कहानी का वो पन्ना है जिसे अक्सर रणनीतिक दस्तावेजों में कोलेटरल डैमेज कहकर दबा दिया जाता है। लेकिन इंसानियत की नजर से देखें तो यह एक खौफनाक दर्द था। जब सेना और चरमपंथियों के बीच गोलियां चल रही थी, तब सैकड़ों परिवार मंदिर परिसर के अलग अलग कमरों, सरायों और तहखानों में दुबके हुए थे। जून की तपती गर्मी, ना पीने को पानी, ना खाने का निवाला। छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल सकता था। बाहर हर तरफ मौत नाच रही थी। जब क्रॉस फायरिंग शुरू हुई तो कई बेगुनाह इन गोलियों का शिकार हुए। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि इस ऑपरेशन में सेना के 83 जवान शहीद हुए और करीब 249 घायल हुए। वहीं दूसरी तरफ करीब 493 चरमपंथी और नागरिक मारे गए। लेकिन चश्मदीदों और स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों के आंकड़े इस सरकारी दावे से कहीं ज्यादा भयानक हैं। उनके अनुसार हजारों आम नागरिक इस खूनी खेल की भेंट चढ़ गए। जो लोग सरेंडर करने बाहर निकले, कई बार गलतफहमी या डर में उन्हें भी गोली मार दी गई। सेना पर मानवाधिकार हनन के कई गंभीर आरोप लगे। एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए उस पर लेट गई, लेकिन गोली दोनों को चीरती हुई निकल गई। कई बुजुर्ग प्यास और घुटन से मर गए। ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह एक मानवीय त्रासदी थी। आखिरकार 7 जून को मंदिर परिसर पर पूरी तरह से सेना का नियंत्रण हो गया। लेकिन असली तूफान तो अभी बाहर उठना शुरू हुआ था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की खबरें और अकाल तख्त के ADHBNs की तस्वीरें बाहर आईं, तो पूरी दुनिया में बसे सिख समुदाय के दिलों पर जैसे बिजली गिर गई। यह उनके लिए सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, यह उनकी आस्था,
उनके वजूद और उनकी आत्मा पर एक सीधा हमला था। भारतीय सेना में सिख सैनिकों का एक बहुत बड़ा और गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन जब इन सिख सैनिकों तक यह खबर पहुंची कि उनकी ही सेना ने उनके सबसे पवित्र तख्त पर टैंक चला दिए हैं, तो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक भूचाल आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। कई छावनियों में बगावत हो गई। रामगढ़, अलवर, पुणे जैसे इलाकों में सिख रेजिमेंट के कई जवानों ने अपने ही अधिकारियों पर गोलियां चला दी। वो हथियार लेकर अमृतसर की तरफ कूच करने लगे। भारतीय सेना के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक तरफ सेना अपने ही बागी जवानों को रोकने में लगी थी, तो दूसरी तरफ पंजाब में ऑपरेशन वुडरोज शुरू कर दिया गया था। गांव-गांव में सेना की गश्त थी। हजारों सिख युवाओं को पूछताछ के नाम पर उठाया जाने लगा। पंजाब एक खुले जेल में तब्दील हो चुका था। हर सिख युवा को शक की नजर से देखा जाने लगा था। दिलों में जो गुस्सा भर रहा था वह एक बहुत बड़े ज्वालामुखी का रूप ले चुका था, और यह ज्वालामुखी फटा 31 अक्टूबर 1984 की सुबह दिल्ली में प्रधानमंत्री का सरकारी आवास। इंदिरा गांधी अपनी सुरक्षा जांचते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उनके ही दो सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन और रिवॉल्वर निकाली और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश देने वाली प्रधानमंत्री की हत्या हो चुकी थी। बदला लिया जा चुका था, लेकिन इस बदले ने देश को एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल दिया जहां से इंसानियत की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में भयंकर दंगे भड़क उठे। 1984 के सिख विरोधी दंगे। दिल्ली, कानपुर, बोकारो जैसे शहरों में हजारों बेगुनाह सिखों को उनके घरों से निकाल कर जिंदा जला दिया गया। उनके गले में जलते हुए टायर डाल दिए गए। पुलिस मूकदर्शक बनी रही। जिन सिखों का ऑपरेशन ब्लू स्टार या इंदिरा गांधी की हत्या से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, उन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने पगड़ी पहनी थी। यह आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला पन्ना है, जहां एक राजनीतिक फैसले की चेन रिएक्शन ने हजारों बेगुनाहों की चिताएं जला दी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई सवाल जहन में उठते हैं। क्या यह सब टाला जा सकता था? क्या राजनीतिक फायदे के लिए एक उग्रवादी को पालना और फिर उसे खत्म करने के लिए अपने ही देश के नागरिकों की जान दांव पर लगा देना सही था? क्या अकाल तख्त के अंदर टैंक ले जाना ही आखिरी रास्ता बचा था? स्वर्ण मंदिर को साफ किया गया। अकाल तख्त का दोबारा निर्माण भी कर दिया गया। सरकार की तरफ से कार सेवा करवाई गई। संगमरमर फिर से चमकने लगा। लेकिन इमारतों को तो दोबारा खड़ा किया जा सकता है, पर टूटे हुए विश्वास का क्या? दिलों में जो दरारें पड़ जाती हैं उन्हें भरने के लिए कोई ईंट गाड़ा काम नहीं आता। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये इस बात का एक खौफनाक सबूत था कि जब राजनीति धर्म का इस्तेमाल करती है और जब धर्म में कट्टरपंथ अपनी हदें पार कर जाता है तो उसकी कीमत हमेशा आम इंसान को अपने खून से चुकानी पड़ती है। आज भी स्वर्ण मंदिर शांत है। सरोवर का पानी नीला और पवित्र है। वहां आज भी हर रोज लाखों लोग मत्था टेकने आते हैं। गुरुबाणी के स्वर उसी तरह गूंजते हैं। लेकिन उस शांत संगमरमर के नीचे 1984 के वो जख्म आज भी दबे हैं। इतिहास हमें सिर्फ तारीखें नहीं बताता, इतिहास हमें चेतावनी देता है। यह बताता है कि ताकत के नशे में लिए गए फैसले और धर्म के नाम पर फैलाई गई आग कभी एक दिशा में नहीं जलती। ये आग अंततः उन हाथों को भी जला देती है जिन्होंने इसे सुलगाया था। 1984 सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के माथे पर एक ऐसा गहरा निशान है जो हमें हमेशा याद दिलाएगा कि जब सत्ता और नफरत का गठजोड़ होता है तो सबसे पहले क्या मरता है? इंसान और इंसानियत। अगर इस डॉक्यूमेंट्री ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है तो इसे शेयर जरूर करें, और दुनिया की ऐसी ही निष्पक्ष, अनसुलझी और छुपी हुई कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।